जीवन के संघर्ष में कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो है गति। गति नहीं है तो जीवन का आधार नहीं है। गति से ही हम जीवन का वास्तविकता को समझते हैं। आज जो इंसान जन्म लिया है उसको अपने गति पे ही डिपेंडेबल है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का, ठीक है, पार्ट सी। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेनिंग चल रही थी वो है स्पोर्ट में ट्रेनिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, खेल में प्रशिक्षण। ये हमारा सी पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम बात करेंगे गति के बारे में कि गति होती क्या है और उसके त्वरण, उसका एक्सेलरेशन, रनिंग, ये सब में। एक्सेलरेशन से आप समझ ही गए होगा त्वरण का मतलब। ये जो आप बच्चे जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसान वर्ड हो जाता है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में ये किया होगा। चलिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी भी लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। पेपर का समय रहता है तो आपके बच्चे दोस्त जो होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और उनको समझ में भी आ जाएगा, पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लेकिन एक जो बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको कि वीडियो जो देखिए पूरा देखिए, नहीं तो मेरा विचार है वीडियो ना देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ही वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेकार से पढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं कि आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरा विचार यही है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी जो होती है खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे देश के भविष्य है वो अधूरा इन्फॉर्मेशन रखे किसी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर पूरा इन्फॉर्मेशन रखोगे तभी कामयाबी के भी सीढ़ी पे चढ़ोगे, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। चलिए, ये तो मेरे लिए आपके लिए इंस्ट्रक्शन थी। आगे हम अपना टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो गति है। परिभाषा यही कहता है, गति तेज दौड़ का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, साधारण सभी खेल क्रियाओं के लिए आवश्यक भी है। यह किसी भी कार्य को तीव्रता से करने की योग्यता होती है। जॉन और नेसल ने ये बात कहा था कि द्वारा गति की परिभाषा इस प्रकार की गई थी, गति एक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर और शरीर के अंगों का उकसाता धकेलता है। ठीक है, यानी स्पीड इज एबिलिटी ऑफ विच इज अ पर्सन कैन बी प्रेपल हिज द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये चीज़ें इसने बहुत ही अच्छी बात कही थी। ठीक है, गति एक स्थान से दूसरा स्थान तक निरंतर संभावित समय में जाने की योग्यता होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक संभावना होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को क्रिया को पूरा करने का योग है। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, समझ सकते हो कौन कौन सी है। प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम कितनी होती है, एक्सेलरेशन यानी गति अवर्धन कितनी होती है, और क्रिया करने की गति यानी स्पीड ऑफ मोमेंट कितनी होती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और बात क्या बताई गई। इसमें यही कहा गया है कि साधारण गति एक वंशागत पहलू पर आधारित होती है। गति जो होती है एक वंशागत यानी जेनेटिक पर निर्धारित होती है। श्वेत या तीव्र गति के सुकड़ने वाले मांसपेशी तंतु यानी वाइट, फास्ट, ट्वेस्ट मसल फाइबर, परंतु इससे कुछ धीमा का प्रशिक्षण विधियों द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए, कुछ जो है आप अपने मेहनत से विकसित कर सकते हो, किसी में भी जो होता है जन्मजात भी पाई जाती है। गति के विकास में ताकत, सहनशीलता, ठीक है, लचक, तालमेल, योग्यता, उचित स्तर की आवश्यकता होती है। आपको पता है गति के लिए सहनशीलता, ताकत, लचक, तालमेल, योग्यता सब चीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होती है। अब गति के प्रकार गति कितने प्रकार की होती है? देखा गया है कि गति जो है आपका यहाँ पर प्रकार दिया गया है। एक है गति अवर्धन योग्यता, गतिशीलता योग्यता, गतिविधि के गति, प्रतिक्रिया गति, गति सहनशीलता, यानी इसको 5 पार्टों में बांटा गया, यानी गति के प्रकार। ये कई बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ भी लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गति जो है सबसे पहले हमारा आता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी जो एबिलिटी होती है उसका है गति अवर्धन योग्यता। यह अस्थायी गति या निम्न गति की स्थिति में अधिकतम गति को प्राप्त करने की योग्यता होती है कि कोई चीज़ को आप कितना जल्दी प्राप्त कर लेते हो। सामान्यतः तेज दौड़ाक लगभग 6 सेकंड के बाद अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है। 6 सेकंड के बाद जो होता है वो मैक्सिमम गति पे आ जाता है। यह योग्यता मुख्य विस्फोटक ताकत, तकनीक और लचक पर निर्भर करती है कि कितना आपके पास तकनीक है, कितना आपके पास लचक है। यह योग्यता उन सभी खेल क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां शीघ्रता से अधिकतम गति को प्राप्त किया जाता है, जैसा कि तेज दौड़ाक, तैराक, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स इत्यादि। इन सभी चीज़ों में इन चीज़ों की जो होती है गति अवर्धन योग्यता एक्सेलरेशन एबिलिटी की आवश्यकता होता है। अगला जो है हमारा क्या है, योग्यता यानी गतिशील योग्यता यानी लोकोमोटर एबिलिटी। गतिशीलता योग्यता लोकोमोटो एबिलिटी क्या होती है? यह अधिकतम समय या दूरी के लिए अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता होती है। यह योग्यता केवल कुछ खिलाड़ी जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर
मीटर की दौड़ के लिए उपयुक्त होती है। छोटे दूरी के लिए साइकिलिंग गति स्केटिंग, तैराकी, हॉकी और फुटबॉल आदि के लिए ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद है गतिविधि की गति यानी मोमेंट ऑफ स्पीड। मोमेंट स्पीड क्या होती है दोस्तों? यह निरंतर समय में गतिविधि करने की योग्यता होती है कि आपको कुछ समय दिया गया है, आप उस समय में आप कितना गतिविधि करते हो। यह तकनीक विस्फोटक, ताकत, चालक और तालमेल योग्यताओं पर निर्भर होती है। यह मुक्केबाजी, कुश्ती, थ्रेड, जंप्स, जिम्नास्टिक, तैराक में घुमाव और स्प्रिंग दौड़ के स्टॉप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए समय द्वारा मापा जा सकता है, यानी टाइम से इसको क्या कर सकते हो, आप माप सकते हो। अगला हमारा क्या है? प्रतिक्रिया क्षमता यानी रिएक्शन एबिलिटी। यह पूरी तरह से हमारी तालमेल प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अंत इसे तालमेल की योग्यता भी माना जाता है। यह किसी भी क्रिया संकेत के प्रति प्रभावशाली ढंग और तीव्रता से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो प्रतियोगिता करने की जो योग्यता होती है इसमें नहीं रहती है। खेल और क्रियाओं में संकेत विभिन्न प्रकार के जैसे दृष्टि या नीतिपूर्ण हो सकती है, यानी देखिए दृष्टि पे भी हो सकता है, नीतिपूर्ण भी हो सकती है। खेलों में प्रतिक्रिया जो होती है योग्यता केवल शीघ्र प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया स्थिति के अनुसार उचित भी होना चाहिए। प्रतिक्रिया क्षमता 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आप देख सकते हो, सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता और एक होता है जटिल प्रक्रिया क्षमता, यानी 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको 2 श्रेणियों में क्या कहा गया है। पहला तो है सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। यह किसी प्रशिक्षण के संकेत में निर्धारित रूप से शीघ्रतापूर्ण प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। उदाहरण स्प्रिंग दौड़ में धावक को स्टॉप करने की प्रतिक्रिया पहले से ही ज्ञात होती है। दूसरा जो आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी यानी जटिल प्रतिक्रिया क्षमता। यह किसी निश्चित और असंभावित संकेत के प्रति शीघ्रता और उचित प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। यह खिलाड़ियों के लिए असंभावित होती है क्योंकि उसे पूर्व ज्ञात नहीं होता है कि किसी परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्योंकि इसमें समय निर्धारित नहीं होती है कि आपने क्या प्रतिक्रिया करके दिखानी है। जैसे कि बल्लेबाज द्वारा फेंकी गई क्रिकेट गेंद का सामना करते समय किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, ये शायद खिलाड़ी को भी पता नहीं होता और बॉल फेंकने वाले को भी पता नहीं होता है। अगला जो हमारा दोस्तों है गति सहनशीलता यानी स्पीड एंड्योरेंस। गति सहनशीलता थकावट की परिस्थिति में उच्च गति का प्रदर्शन करने की योग्यता होती है, यानी थकावट में भी आप उच्च से उच्च प्रदर्शन करोगे। इसमें यही होती है गति सहनशीलता एक बहुत ही कठिन योग्यता है जो विस्फोटक ताकत गति की सहनशीलता पर निर्भर करती है। यह तकनीक स्थानीय मांसपेशी सहनशीलता और लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड सहन की योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड, आपने लैक्टिक एसिड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। गति विकसित करने की विधि यानी गतिवर्धन दौड़ के रफ्तार दौड़ यानी मेथड ऑफ डेवलपमेंट स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन रनिंग एंड पेस रनिंग। अब सबसे इसमें यही बात आता है कि गति विकास करने की प्रशिक्षण विधि कौन सी है? गतिवर्धन दौड़ प्रशिक्षण विधि, सबसे पहले तो यही हो जाता है गतिवर्धन दौड़ प्रशिक्षण विधि। दूसरा है रफ्तार यानी कदम दौड़ प्रशिक्षण विधि। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ रेस क्या क्या होती है, यानी दौड़ के खंड कौन कौन से होते हैं। गतिवर्धन जोन या गति बढ़ाने का जोन अस्थायी स्थिति में आरंभिक गति बढ़ाना होता है। बेहतर धावक दौड़ के आरंभ में लंबी अवधि के लिए गतिवर्धन करते योग्य होते हैं, यानी वो काफ़ी लंबी समय तक चलने के लिए ये योग्य बन जाते हैं। यह 15 से 30 मीटर की दूरी के बीच में सब प्राप्त की जाती है। रफ्तार जोन या उस रफ्तार को बनाए रखने के जोन सामान्य एनारोबिक सहनशीलता पर निर्भर करता है। यह उच्च गति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता होती है। यह 30 मीटर से आगे अंतिम कुछ कदमों तक चली जाती है। उसके बाद है अंतिम जोन या खंड में अंतिम कुछ कदमों में गति में विभिन्नता होती है। यह उच्च गति की अंतिम रेखा तक बनाए रखने के लिए योग्य बनाता है। अगला हमारा है गतिवर्धन दौड़ की विधि एक्सेलरेशन रनिंग मेथड क्या होती है, चलिए देखते हैं। इसमें यही बताया गया है कि एक्सेलरेशन रनिंग मेथड में ये दौड़ में गतिवर्धन जोन या गति बढ़ाने के जोन को विकसित करने की प्रशिक्षण विधि है। गतिवर्धन योग्यता न्यूनतम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। इस विधि में खिलाड़ी शीघ्रता से उच्च गति प्राप्त करने की प्रयत्न करता है, यानी जो खिलाड़ी होता है फास्ट रनिंग ट्रैक पे आने की कोशिश करता है। उच्च गति प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी धीमा हो जाता है। यह प्रशिक्षण स्टॉप की स्थिति द्वारा संभावित आरंभ की जाती है, ठीक है। खिलाड़ी 20 से 30 मीटर की दूरी अधिकतम गति से दौड़ता है। आपने देखा होगा कोई खेल होता है तो 20 से 30 मीटर की दूरी जो होता है लोग अधिकतम तेज से दौड़ते हैं, उसके बाद वो स्लो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ताकि उच्च गति को प्राप्त कर सके इसे 5 से 10 बार उचित आराम की अवधि के साथ दोहराया जाता है। आरंभ की अवधि में 2 से 5 मिनट होती है ताकि उचित आपूर्ति प्राप्त किया जा सके। गति आवर्धन दौड़ लगाते समय यह ध्यान रखें कि आरंभिक कदम छोटी दूरी की जबकि कदमों की दर बहुत तीव्र होनी चाहिए, यानी
जो आपकी कदम हो छोटी हो और आपकी स्पीड जो बहुत तीव्र हो, छोटी और तीव्र। उसके जो है उसके बाद लंबे कदम लिए जाएं, मतलब छोटी के बाद आपने लंबा लेना, इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। उचित दौड़ने के ढंग का अभ्यास करना चाहिए कि दौड़ने का सही टेक्निक क्या है, जहाँ पर शरीर का हल्का सा भाग की ओर झुका जाए। गतिवर्धन दौड़ उचित गरमाने के बाद ही करना चाहिए, आपको पहले वार्म अप करना चाहिए, तभी आपको ये कदम उठाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका अभ्यास सप्ताह में 2 से 5 बार किया जाना चाहिए। यह साधारण प्रतियोगिता के निकट प्रयोग की जाती है, यानी प्रतियोगिता के समय ये की जाती है। गतिवर्धन दौड़ की सुनिश्चित यानी एक्सेलरेशन रनिंग ऑफ शेड्यूल क्या होनी चाहिए? गति या दर स्पीड ऑफ इंटेंसिटी उच्च संभावित क्षमता का 90 से 100% होनी चाहिए। दूरी या कार्य अवधि या डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क 20 से 30 मीटर की दौड़ होनी चाहिए और दोहराई संख्या जो होगी 5 से 10 बार होना चाहिए। आपूर्ति खंड जो होनी चाहिए 2 से 5 मिनट की होनी चाहिए। सावधानी यही होती है कि उचित गरमाने के बाद आरंभिक स्थिति द्वारा समय द्वारा आरंभ पहले कुछ कदम छोटी दूरी के शरीर के आगे की ओर झुका लेना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों क्या है? रफ्तार कदम दौड़ विधि, प्लेस एंड रन मेथड। इसमें ये होता है कि रफ्तार एक अस्थायी गति को निर्धारित करता है, जो कि दौड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि रफ्तार में निरंतर बदलाव हो तो दौड़ काफ़ी सीमा तक प्रभावित होती है। आपको पता है जब कोई एथलीट दौड़ता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि उसकी दौड़ जो होती है किस प्रकार की होती है। अस्थायी रफ्तार कई बार काफ़ी थकान उत्पन्न करती है और खिलाड़ियों को दौड़ बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अधिक अगर आप देखिएगा और स्टार्टिंग में आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हो तो बीच में ही आप थक जाओगे। इसलिए एथलीट्स को चाहिए कि वो दौड़ते समय अपनी जो है गति को मेंटेनेंस करके रखे, क्योंकि कोई अगर उसने विस्फोटक शक्ति का उपयोग कर लिया पहले ही तो जनरल सी बात है कि वो आगे नहीं चल पाएगा। अंत दौड़ के दौरान उचित कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आपके इतने बड़े स्टेप होने चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस विधि में विभिन्न विधियों के दौरान अस्थायी रफ्तार और गति बनाए रखी जाती है, जिसमें कोच द्वारा निरंतर दौड़ाक की गति बढ़ाने या कम करने का निर्देश दिया जाता है। इसमें कोच का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। कई बार कोच द्वारा समय की घोषणा की जाती है कि समय ओवर हो गया, ताकि निश्चित समय में खिलाड़ी निश्चित दूरी तक तय कर सके। यानी उनको बताया जाता है कि आपको 20 मिनट रह गया, 30 मिनट रह गया, 15 सेकंड रह गया, कितना रह गया, तो ये कोच द्वारा हमेशा उनको बताया जाता है, जिससे कि वो अपने रफ्तार को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ तक कि गति पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार निर्देश बिंदु भी अंकित किए जाते हैं। कई बार दौड़ में सहायक को विभिन्न बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए रख दिया जाता है। आज के समय में आधुनिक मशीन ट्रेडमिल, ठीक है, यानी ट्रेड मिल्स कृत्रिम दौड़ की मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि कदमों को निर्धारित करता है। इस विधि में उच्चतम क्षमता का 60 से 90% निश्चित किया जाता है। दूरी जो होता है 200 से 800 किलोमीटर के बीच में निर्धारित हो सकती है। इस विधि द्वारा लंबे समय के लिए एरोबिक सहनशीलता विकसित होती है, यानी एरोबिक सहनशीलता आपने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। अंतर्निहित रफ्तार को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सप्ताह में 3 से 4 बार अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास प्रतियोगिता के निकट आने पर किया जाता है, यानी जब प्रतियोगिता आती है तो जो एथलीट्स होते हैं वो पहले ही इस चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आगे दोस्तों क्या है, इसमें यही है गति विकास प्रशिक्षण विधियों के लाभ क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है? यह खिलाड़ियों के प्रतिक्रिया समय में सुधार करता है। अंततः खिलाड़ी दौड़ के आरंभ में तीव्र स्टार्ट लेता है। गति प्रशिक्षण विधि गतिवर्धन योग्यता में सुधार करता है। अंततः यह खिलाड़ी की सहायता भी करता है। यह विधि खिलाड़ियों में उच्च गति को बनाए रखने की योग्यता विकसित करती है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों को उच्च गति को बनाए रखने में सहायता करती है। यह एरोबिक की सहनशीलता को बढ़ाती है। एरोबिक तो आपको पता ही है कि विस्फोटक ताकत होती है, जिसके द्वारा खिलाड़ी लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखने में योगदान होती है। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है कि कोई भी दौड़ जो होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की अपनी एक महत्व होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लचीलापन की क्या परिभाषा है, क्या इसकी विधियां हैं और क्या इसका प्रकार है। तो सबसे पहले तो यही बात आती है डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन होती क्या है। अब देखिए डेफिनेशन ये कहा है, गुमेरेसन द्वारा लचीलापन की परिभाषा किया गया है कि लचकता एक जोड़ या विभिन्न जोड़ों में गति की संपूर्ण सीमा है, जो एक क्षणिक प्रयत्नों में सहायक या किसी उपकरण की सहायता से किया जाता है। यानी लचक लाना है तो आपको किसी उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा।
अन्य शब्दों में कहे तो विभिन्न जोड़ों में गति की सीमा है। लचकता किसी भी गति को अधिकतम विलुप्तता या सीमा के साथ पूरा करने की योग्यता है। यह मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की संरचना, तंतु और अन्य कारकों द्वारा प्रभाषित होती है। जिस व्यक्ति में अच्छी लचक होती है वह किसी भी कार्य या खेल के दौरान शरीर के जोड़ों में पूरी तरह गति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति विशेषकर कोई भी क्रिया करते समय आकर्षक प्रतीत होता है, क्योंकि आपको अगर चलने का, अगर दौड़ का सबसे अच्छा तकनीक है, लचीलापन है आपके बॉडी में, तो वो काफ़ी आकर्षक का केंद्र भी बनता है। ये आपने भी देखा होगा। लचकता का संबंध वंश कारकों और शरीर क्रिया कर्मों में से है। आपको पता है कि जो लचक आती है वो वंशज होती है या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा आप उसको विकसित कर सकती हो। सामान्य जटिल जोड़ों द्वारा सुगम और प्रभावशाली गति में बाधा उत्पन्न करती है। लचकता कई प्रकार की सहायता होती है, जैसे कि चोट से बचाव भी हो जाता है। लचीलापन वजह से आसान में सुधार होती है। निचली कमर में दर्द को कम करना, स्वास्थ्य जोड़ बनाए रखना, गति करते समय संतुलन बनाए रखना, विभिन्न कौशलों को आसानी से सीखना, उदाहरण तैराकी में बैक स्ट्रोक आदि। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला है लचीलेपन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत काफ़ी मायने रखता है। इसके विभिन्न होते हैं। पहला तो है इसका पासिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी निष्क्रिय लचीलापन। निष्क्रिय लचीलापन क्या होता है दोस्तों? किसी बाहरी सहायता के साथ अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को निष्क्रिय लचीलापन कहा जाता है। यानी अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? लचीलापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सहायक के द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम में सहयोग। आप मान लीजिए कोई खिंचाव वाला व्यायाम करते हो तो वो भी एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ही आती है। निष्क्रिय लचीलापन हमेशा सक्रिय लचीलापन से अधिक होती है। सक्रिय लचीलापन से ये काफ़ी अधिक होती है। वास्तव में निष्क्रिय लचीलापन सक्रिय लचीलापन का आधार ही है। ठीक है, दोनों जो है इसका एक आधार माना गया है। निष्क्रिय हो या सक्रिय का आधार माना गया है। तो ये बहुत ही काम की बात आती है यहाँ पर। उसके बाद है सक्रिय लचीलापन, यानी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो पासिव थी, ये एक्टिव है। सक्रिय लचक किसी भी गति की लंबी दूरी तक बिना किसी बाहरी सहायता के करने को योग्यता है। उदाहरण, बिना किसी सहायक के खिंचाव करने। सक्रिय लचीलापन के आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक अस्थायी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्थायी लचीलापन है, उसमें क्या कहता है? अस्थायी लचीलापन की आवश्यकता सामान्य खिलाड़ियों के स्थायी अवस्था में होती है। उदाहरण, ड्राइविंग की स्थिति, बैठने की स्थिति, लौटने और विभिन्न खेलों में आरंभिक स्थिति के दौरान। तो ये चीज़ों में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ड्राइविंग की स्थिति कैसे होगी, बैठने की स्थिति कैसे होगी, क्योंकि यह स्थायी लचीलापन की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी स्थायी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है गतिशील लचीलापन, यानी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। गतिशील लचीलापन को गति लचीलापन यानी काइनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों में गतिशील क्रिया के दौरान विभिन्न अंगों के जोड़ों में पूरी गति करने की योग्यता होता है कि आप इसमें कितना पूरी योग्यता कर सकते हो, कितना आप इसमें गति कर सकते हो। इसकी आवश्यकता व्यक्तियों को गति के दौरान अधिक दूरी तक पहुंचने में होती है कि आप कितना जल्दी वहाँ तक पहुंच सकते हो। दोनों प्रकार की लचीलापन सामान्य व्यक्तियों और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक होती है। लचीलेपन में खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा सुधार किया जा सकता है। खिंचाव वाले व्यायाम को पहले व्यक्ति को हल्की जॉगिंग या धीमी गति की दौड़ना होता है। आपने पता देखा ही होगा, कभी भी हमें दौड़ करना चाहिए तो सबसे पहले हमें स्थिर रूप में करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करें? निरंतर गति में बढ़ोतरी करना चाहिए। ये जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करने की सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है। उसके बाद लचीलेपन में सुधार की विधियाँ, यानी मैथड ऑफ इम्प्रूव ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम कैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करें, तो इसे आप देख सकते हो। पहला है प्रक्षेपिक विधि, यानी बैलिस्टिक्स मेथड। लचीलापन को इस विधि में गति को झूलने या लयात्मक विधि से किया जाता है। इससे संबंधित जोड़ में, ठीक है, जोड़ में झूलते हुए खिंचाव किया जाता है। खिंचाव वाले व्यायाम गिनती के साथ लयात्मक से किया जाता है। प्रत्येक गिनती पर जोड़ों में अधिकतम सीमा तक खिंचाव किया जाता है और दोबारा मोड़ दिया जाता है। इस व्यायाम को करने से पूर्व उचित गरमाना आवश्यक, यानी अपने बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो ये करना आपके लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जोड़ों में अत्यधिक खिंचाव की संभावना रहती है। क्योंकि इसमें जोड़ में जो आपका रहेगा ज्वाइंट पोर्शंस, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगला है गतिशील खिंचाव विधि, यानी डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें दोस्तों क्या है? लचीलेपन की इस विधि में टांगों और भुजाओं के जो है घुमाव की नियंत्रण गति शामिल होती है, जो आपके आराम से आपकी गति सीमा तक पहुंचती है। जिसे इवेंट में गतिशील कार्य की आवश्यकता होती है, वहाँ गतिशील खिंचाव व्यायाम संचलन उचित होती है। आरंभ में अधूरी गति से क्रिया करें, फिर कुछ दोहराने के बाद धीरे धीरे उसको पूरा करने का कार्य करें। तो इसमें यही है कि गतिशील खिंचाव विधि, डायनामिक स्टैटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, क्योंकि ये जो है अधूरी गति को क्रिया को पूरा दोहराया जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो है पूर्व अनुभूति, नाड़ियाँ, मांसपेशी, सरलीकरण तकनीक यानी प्रोबेबिलिटी न्यूरोस मस्कुलर फैसिलिटी यानी PNF कहा जाता है टेक्निक। इस तकनीक का प्रयोग विशिष्ट खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। PNF में अधिकतम मांसपेशियां आराम को प्राप्त करने के प्रयत्न में मांसपेशियों में खिंचाव से पूर्व मांसपेशियां सुकुड़ करना शामिल होता है, यानी इसमें जो होता है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। आप खिंचाव वाली स्थिति में गति करते हैं ताकि आप खिंचाव की अनुभूति महसूस कर सकें। इस खिंचाव वाली स्थिति में सहायक आपके अंगों को पकड़ कर रखता है, यानी सहायक जो होता है आपके जो होता है उसको आपको अंगों को पकड़ के रखता है। इसके बाद आप अपनी सहायक को एंटागोनिस्ट मांसपेशियों सिकुड़ द्वारा 6 से 10 सेकेंड के लिए धकेलते हैं और उसके बाद आराम की स्थिति में आते हैं। सिकुड़न के द्वारा आपका सहायक आपके अंगों में गति का प्रतिरोध करता है, यानी आपने देखा होगा कि आपका जो ट्रेनर होता है आपको रस्सी से बांध देता है और आप आगे की तरफ बढ़ते हो, वो आपके पीछे की तरफ घूमता है, खींचता है। तो आप जनरली कहीं देखे होंगे। इसके बाद आपको सहायक द्वारा उस अंग तब तक खिंचाव किया जाता है जब तक कि आप खिंचाव की अनुभूति महसूस नहीं करते। या आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जो खिलाड़ी को सुला दिया जाता है और उसको पैरों को ना उसके आसपास लाया जाता है, उसको खिंचाव दी जाती है जिससे उसके फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जा सके। उसके बाद दूसरे बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस पुण्य प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जाता है। निम्नतम संभावित समय में लचीलापन प्राप्त करने के लिए PNF तकनीक लचीलापन विकसित करने के अंतिम उत्तम सबसे विधि माना गया है। क्योंकि ये आपको जर्नली होता है, आपने देखा ही होगा कि खिलाड़ी के जो प्रशिक्षक होते हैं वो उनके पैरों को मोड़ते हैं जिससे कि उसके काफ़ी लचीलापन आ सके। उसके बाद इसमें क्या है हमारा दोस्तों, उसके बाद आता है अस्थायी खिंचाव विधि यानी स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें यही बात होती है कि इस विधि में धीरे धीरे खिंचाव की स्थिति में आकर थोड़ी देर के लिए उस स्थिति को बनाए रखता है, यानी आपको खिंचाव करना पड़ता है, उस स्थिति में आपको कुछ समय बना रहते हैं। इस स्थायी स्थिति को कितने समय के लिए बनाए रखना है यह व्यक्ति के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि यह ठंडा करने यानी कूल डाउन की प्रक्रिया का अंग है तो उसे 10 सेकेंड तक बनाए रखे होते हैं। यदि इसका उद्देश्य लचीलापन में सुधार करना होता है तो स्थिति को 30 सेकेंड तक बनाए रखते हैं। यदि खिंचाव का स्तर कम हो तो खिंचाव वाली स्थिति में थोड़ा अधिक विधि करने की सलाह दी जाती है। अब उसके बाद है स्लो स्ट्रेचिंग। स्लो स्ट्रेचिंग का मतलब समझ ही गए होगी, लचीले में सुधार करने का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका होती है जो जोड़ों को आसपास मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि स्ट्रेचिंग धीमी और बिना किसी झटके से होना चाहिए। अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप तो बिना कोई झटके से और बिना कोई तकलीफ से होनी चाहिए, नहीं तो ये आप पे विपरीत प्रभाव डाल सकता है। आगे जो हमारा क्या है लचीलेपन में सुधार और विकसित करने के लिए कुछ निर्देश। चलिए कुछ निर्देश जो गाइडलाइंस डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से देखते हैं। लचीलापन में यौवन आरंभ के पूर्व ही सुधार करना चाहिए। यौवन आरंभ के बाद लचीलापन में सुधार करना सबसे बड़ा कठिन हो जाता है, यानी बचपन में ही बच्चों को काफ़ी सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब वो युवा हो जाएगा तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो करने में सक्षम होगा। विशेषकर कूल्हे और कंधे के जोड़ों में यौवन आरंभ से पहले लचीलापन में सुधार करना चाहिए। अन्य जोड़ों की लचकता में किशोर अवस्था के बारे में सुधार किया जा सकता है। लचीलेपन में सुधार करने वाले व्यायाम को पूरी तरह शरीर को गरमाने के बाद करना चाहिए, यानी वार्म अप करने के बाद ही इस क्रिया को करना चाहिए, नहीं तो उस पर शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि उचित गरमाना न हो तो गरमाना न हो तो आपको पता ही है कि इसकी मांसपेशी में अधिक खिंचाव हो सकता है। इसके कारण मांसपेशी के तंतु जोड़ों में चोट की संभावना बनी रहती है। लचीलेपन सुधार के लिए व्यायाम तब करने चाहिए यदि खिलाड़ी अभी आरंभिक स्तर पर हो। थकाव की स्थिति में मांसपेशियों में अधिकतम सीमा तक खिंचाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, गतिशील लचीलापन स्थायी लचीलेपन में निर्भर करता है। खेल क्रियाओं के क्षेत्र में स्थायी लचीलेपन की अपेक्षा गतिशील लचीलापन अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। गतिशील लचीलापन में सुधार के लिए व्यायाम खेल और क्रिया से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दोस्तों लचीलेपन में प्रभावशाली सुधार के लिए उचित दोहराना, यानी बार बार उसको दोहराना चाहिए। यदि सहायक की सहायता द्वारा व्यायाम किया जाए तो उस सहायक को लचीलेपन का व्यायाम का उचित ज्ञान भी होना चाहिए, यानी जो प्रशिक्षक है उसको इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए। लचीलेपन सुधार के व्यायाम करने के बाद एथनोटिक्स मांसपेशियों के आराम के लिए भी व्यायाम किए जाने की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा दोस्तों क्या है, तालमेल योग्यता परिभाषा। एक प्रकार आप देखें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसका परिभाषा यही कहता है कि तालमेल योग्यता व्यक्तियों की वह योग्यता है जो उस विभिन्न संबंधी क्रियाओं को उचित और प्रभावशाली ढंग से करने योग्य बनाता है। ठीक है, तालमेल योग्यता व्यक्तियों के शरीर की केंद्रीय नाड़ी प्रणाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। व्यक्ति गति में यथार्थ लय प्रवाह और निरंतरता उसकी तालमेल योग्यता पर निर्भर करता है कि यथार्थ लय प्रवाह किस प्रकार का है, इस बात पर निर्भर करता है। जिरमैन और अन्य के अनुसार इसमें बोला था, जिरमैन ने क्या बोला था कि तालमेल योग्यता की गति नियंत्रण और नियंत्रण प्रक्रिया के संबद्ध स्थायी और साधारणीय पहलुओं के रूप में समझा जा सकता है। यह खिलाड़ी के विभिन्न क्रियाओं के समूह को बेहतर
गुणवत्ता को प्रभाव को बनाए रखता है। आगे जो है दोस्तों क्या है, तालमेल योग्यता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है। तो ये भी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसमें यह आता है प्रतिक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी। इसमें है किसी भी संकेत के प्रति तत्काल, शीघ्रता और प्रभावी ढंग से प्रक्रिया करने की योग्यता होती है कि आप तत्काल और शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से करते हैं। इसमें जो होता है साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है। दूसरा जो होता है जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। साधारण प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है, साधारण प्रतिक्रिया योग्यता एक परिचय संकेत और निर्धारित पर संकेत प्रक्रिया करने की योग्यता होती है। उदाहरण स्प्रिंग दौड़ के लिए स्टार्ट लेने की प्रक्रिया दौराक को पहले से ही ज्ञान किया जाता है। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है, जटिल प्रतियोगिता योग्यता किसी भी असंभव और अपरिचित संकेत के प्रति तत्काल या शीघ्रता और यथार्थ से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। यह संकेत खिलाड़ियों के लिए असंभावित होते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि कब और किस संकेत के प्रति क्रिया करना है। चलो ये तो होता है कि आपको अनजान में ही करना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा गेंद का सामना करना, फुटबॉल के बास्केटबॉल में प्रतिद्वंद के उलझाना, ये बहुत ही बात होती है कि आपको कैसे गेंद आएगा और कैसे आपने इसको मारना है, ये बात वहाँ पर मायने रखती है। आगे है आपका दोस्तों लयात्मक योग्यता यानी रिलेटिव एबिलिटी। यह गति की लय को समझने और आवश्यक लय को अनुसार क्रिया करने की योग्यता है। जिन्हें स्टैटिक और शारीरिक स्वरूप स्टैटिक में खिलाड़ियों को संगीत के रूप में बाहरी लय के अनुसार अपनी गति को अभिव्यक्त करना होता है। विभिन्न गतियों में लय के बाहरी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी अपनी गति समरण द्वारा लय के अनुसार क्रिया करता है। इस प्रकार की योग्यता जिम्नास्टिक्स, डाइविंग्स और स्टैटिक आदि में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आगे हमारा क्या दोस्तों, अभिविन्यास यानी स्थिति निर्धारण योग्यता। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है, अभिविन्यास योग्यता शरीर के स्थिति और उसके अंगों के समय और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गति उपकरण जैसे गेंद, प्रतिद्वंदी, सहायक और खेल के मैदान आदि को पूर्व निर्धारण करने की योग्यता होती है। यह योग्यता संवेदी और क्रियात्मक क्षमता जैसे कि आंखों, संवेदनात्मक अंगों के पुनर्निर्माण की योग्यता होती है। अगला क्या है हमारा, अनुकूलन योग्यता यानी एडप्टेशन एबिलिटी। यह परिस्थितियों के बदलाव तथा पुनर्निर्माण बदलने के अनुसार गति प्रभावशाली के समायोजन और बदलाव की योग्यता होती है। परिस्थिति में बदलाव संभावित या तत्काल और असंभावित हो भी सकती है। अन्य शब्दों में अनुकूल योग्यता गति कार्य को उनके बदलाव और परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद भी प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की एक योग्यता होती है। उसके बाद हमें आता है संतुलन योग्यता यानी बैलेंस एबिलिटी। यह संपूर्ण शारीरिक गति के दौरान अस्थायी गति के बाद शीघ्रता संतुलन में वापसी आने की योग्यता है। इसे शरीर की स्थिति को नियंत्रण करने की परिभाषा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह अस्थायी स्थिति समांतर पट्टी यानी पैरेलल बार्स पर भुजाओं के सहारे खड़े होने की होती है, ठीक है। या फिर गति के दौरान स्केटिंग के दौरान संतुलन पट्टी पर प्रदर्शन भी संतुलन हो सकता है। तो इस तरह से इसका की जाती है। अगला जो हमारा है विभिन्नता योग्यता यानी डिफरेंशिएशन एबिलिटी। यह गतिज क्रिया के दौरान विभिन्न शारीरिक खंडों में गति की सटीकता और निम्न प्रयत्न का उच्च स्तर को प्राप्त करने की योग्यता होती है। इस योग्यता का उच्च स्तर गतिज अनुभव और गतिज क्रियाओं की विशेषता पर निर्भर करता है। आगे हमारा है संयोजक योग्यता यानी कपलिंग एबिलिटी। यह उचित खेल गति प्रदर्शन के लिए विभिन्न शारीरिक अंगों के मिश्रण गति करने की योग्यता है। यह लगभग सभी खेलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु टीम खेल, जिम्नास्टिक और द्वंद्व खेल जैसे कि मुक्केबाजी, कुश्ती आदि में अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण मुक्केबाजी में हाथों, सिर, कमर और पैरों की गति का किसी विशेष उद्देश्य में सृजन की महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसका दोस्तों है सर्किट प्रशिक्षण यानी परिचय और प्रभाव यानी सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है। सर्किट ट्रेनिंग में एक तरह से ये होता है कि सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के कुछ अभ्यासों को खुराक के साथ एक उनके बिना किया जाता है, यानी सर्किट प्रशिक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सर्किट प्रशिक्षण की शुरुआत लीडर्स विश्वविद्यालय ने किया था और इसके बाद इन्होंने जो है GT एडिसन द्वारा 1957 में विकसित की गई थी। इस विधि को अंतराल व्यायामों के एक निश्चित क्रम में उपकरणों के साथ अथवा बिना उपकरणों को निर्धारित पद्धति से किया जाता है। सर्किट प्रशिक्षण के अंतर्गत एक चक्र यानी सर्किट में सामान्य 10 से 12 सेशन या व्यायाम होते हैं। सर्किट प्रशिक्षण में व्यायामों का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न मांसपेशी समूह क्रमबद्ध विकसित हो, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि सर्किट ट्रेनिंग जो होती है इसमें एक होता है हाफ क्वार्टर्स, वन अप स्पोर्ट रनिंग, हैंडल्स, सिट अप्स, ब्रेंच प्रेस, लॉन्ग्स, रॉपर्स कीपिंग्स, मेडिसन बॉल्स थ्रो, शटल रन्स,
चैन्स अप्स, यानी इस तरह से बनाई जाती है उसको सर्किट। और इसमें जो है विभिन्न टेक्निक इसका किया जाता है। देखते हैं क्या है। इसके लिए आप देख सकते हो कि इसमें जो है मौके पर दौड़ना 1 मिनट के लिए होता है, बाधा दौड़ जो होती है बाधाओं पर 10 मीटर की छलांग होती है, उठक बैठक 10 पुनरावृत्ति होती है, लेंस प्रेस, यानी इस तरह से जो होती है उनको क्रियाक्रम दिया जाता है, कार्यक्रम जो होती है सारा होता है। व्यायाम के बीच कोई आराम नहीं होता है, एक चक्र के बाद 1 मिनट का आराम होता है, 1 से 3 चक्र किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनका विवरण दिया जाता है। इस प्रकार जो है इसके शरीर के निचले भाग की शक्ति बढ़ाने के लिए सर्किट प्रशिक्षण होती है, जिसमें आपका लंग्स, ब्लैक पेन, साइड लंग्स, साइड प्लैंक, जंप्स, स्क्वाटर्स, सारे की डेवलपमेंट होती है जैसे बताया गया है। और इसमें भी विवरण जो दी है वो क्या है, इसमें विवरण में यही है, सर्किट प्रशिक्षण उद्देश्य शरीर के निचले भाग को शक्ति को बढ़ाना होता है जैसे दिखाया गया है। इसमें व्यायाम के बीच कोई आराम नहीं होती है, एक चक्र के बाद दूसरा चक्र किया जाता है, 1 से 3 चक्र किए जाते हैं। सर्किट की मुख्य विशेषता यही होती है दोस्तों कि व्यायाम को सीखना और करना आसान होता है। व्यायाम माध्यम प्रतिरोध के साथ किए जाते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति की संख्या कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार बदली जा सकती है। इनका उद्देश्य सहनशीलता और क्षमता विकसित करने के लिए की जाती है। इसमें शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम शामिल होता है। यह आमतौर पर बुनियादी सहनशीलता और ताकत विकसित करने के आरंभिक चरण में से दिया जाता है। लोड धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, यानी धीरे धीरे जो होती है लोड बढ़ाई जाती है। इसमें जो है सर्किट ट्रेनिंग के कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। देखते क्या है, यह खिलाड़ी के हृदय संबंधी फिटनेस में सुधार करता है। इसमें मुख्यतः ये होता है कि यह खिलाड़ी के हृदय संबंधी फिटनेस में काफ़ी सुधार करता है, जो कि बहुत जरूरी बात है, ठीक है। ये पूरे शरीर के शामिल करने वाले व्यायाम को शामिल करके सामान्य फिटनेस में सुधार करता है और इसलिए शक्ति, लचीलेपन और सहनशीलता जैसे विभिन्न मोटर घटकों में सुधार करता है। यह VO2 मैक्स यानी ऑक्सीजन खपत को बढ़ाता है, जिसके अर्थ शरीर के मांसपेशियों द्वारा अधिक ऑक्सीजन लेना होता है। यह मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन की खपत और बढ़ा देता है। यह मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है, परंतु यह अधिकतम शक्ति या विस्फोटक शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है। यह मांसपेशियों की सहनशीलता को बढ़ाता है, हालांकि अकेले सर्किट प्रशिक्षण लंबी दूरी धावक के लिए सही नहीं होता है। इस तरह से जो है दोस्तों हमारा 10वां चैप्टर भी आज खत्म हो रहा है, ठीक है। हम जो है बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे करके मैं दिखाऊं और अच्छे से अच्छे आपको प्रदर्शन करूं। आप थोड़ा सा चैप्टरों को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि फिर से अगर है आपके आसपास कोई दोस्त है, पेपर का समय रहता है, तो आप उसमें क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए जो उनको भी मिल सके, ठीक है। इसी आशा के साथ सच के साथ चलते रहिए, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। ओके, बाय।